नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। हम लाए हैं आपके लिए 5 बड़ी खबरें। एनडीए में शरद पवार की एंट्री, वक्फ पर मोदी का एक्शन, चुनावी मोड में आई आरजेडी, धन्ना सेठ निकला आईआरएस अधिकारी, अब्बास अंसारी की विधायकी भर की कांग्रेस। एनडीए में शरद पवार की एंट्री। शरद पवार परिवार के सदस्य और विधायक रोहित पवार ने अजित पवार गुट के साथ संभावित विलय को लेकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला सुप्रिया सुले लेंगी। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान रोहित पवार ने जब विलय की चर्चा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर सुप्रिया सुले ही बोलेंगी। सुप्रिया सुले लेंगी आखिरी फैसला, रोहित पवार ने कहा। साहब ने यह जिम्मेदारी सुप्रिया ताई को दी है और जब तक वो लौटकर इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अभी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश में है। वो 5 जून को लौटेंगी। हम सब उनके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रिया ताई वापस नहीं आ जाती और स्थिति साफ नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। विधायक रोहित पवार ने यह भी इशारा किया कि भले ही शरद पवार कभी कभी अजित पवार गुट या बीजेपी से नज़दीकी के संकेत देते रहे हों, लेकिन मामला जब भी पलट सकता है। रोहित बोले कि कोई नहीं जानता कि साहब के मन में क्या चलता है। जब वो कोई फैसला लेते हैं तो वो काफ़ी चौंकाने वाला और बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। अगर वो राजनीतिक अंदाज में कुछ बोले तो मामला कुछ और हो सकता है। आने वाले वक्त में क्या होगा यह उन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि वो हमेशा जनता के हित में ही फैसला लेंगे। वक्फ पर मोदी का एक्शन। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। यह एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण दिया जाएगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड करेंगे। अगर किसी वजह से तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो 1 से 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसे विवादित मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फायदों का अहम मकसद महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मदद देना होगा। यह पोर्टल हाल ही में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत लॉन्च किया जा रहा है। यह बिल संसद में बहस के बाद पास हुआ था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे हैं। चुनावी मोड में आई आरजेडी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। एक और बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है तो वहीं आरजेडी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी और आरजेडी इस महीने अपना दमखम दिखा देगी। दरअसल आरजेडी को लेकर बड़ी खबर आ गई है। पार्टी 11 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। यह अभियान बेहद ही खास माना जा रहा है। जनता से सीधे संवाद कर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के काम और उनके उपलब्धियों को बताएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव की क्या योजनाएं हैं और विकास मॉडल को लेकर भी जानकारी दी जाएगी।
बता दें कि जनसंपर्क अभियान के दौरान बिहार की स्थिति 1990 के पहले और बाद में कैसी है, इसे लेकर अवगत कराएंगे। यानी कि साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान क्या स्थिति है और उनके कार्यकाल के पहले कैसी स्थिति थी, उसे लेकर जानकारी दी जाएगी। इस तरह से आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली है और प्लानिंग के साथ लोगों तक पहुंचने वाली है। बता दें कि इसे लेकर युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 1990 से पहले का बिहार किस स्थिति में था और लालू प्रसाद यादव के शासन के बाद बिहार में क्या बदलाव आए, इसे जनता के सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान तेजस्वी यादव ने जो काम किए उसे विस्तार से बताया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांव-गांव, शहर-शहर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस बार युवाओं पर भी आरजेडी का मुख्य रूप से फोकस होगा। धन्ना सेठ निकला आईआरएस अधिकारी अमित। सीबीआई ने वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल के परिसरों की तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपए नगद और 3.5 किलो सोना जब्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिंघल को 25 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में उनके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। 3.5 किलो सोना बरामद। सीबीआई ने एक अभियान के बाद 2007 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सिंघल और उनके सहयोगी हर्ष कोटक के परिसरों पर तलाशी ली। सिंघल यहां करदाता सेवा निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए नगद, 3.5 किलोग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी जब्त की। सीबीआई ने वरिष्ठ आरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल के परिसरों की तलाशी के दौरान 1 करोड़ रुपए नगद और 3.5 किलोग्राम सोना जब्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिंघल को 25 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में उनके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने एक अभियान के बाद 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी सिंघल और उनके सहयोगी हर्ष कोटक के परिसरों पर तलाशी ली। सिंघल यहां करदाता सेवा निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए नगद, 3.5 किलोग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी जब्त की। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार उन्होंने ला पिनोज पिज्जा के मालिक सनम कपूर को जारी आयकर नोटिस का निपटान करने के लिए कथित तौर पर कुल 45 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए की पहली किस्त पंजाब के मोहाली में सिंघल के आवास पर पहुंचाई गई, जहां हर्ष कोटक नामक एक व्यवसायी ने अधिकारी की ओर से कथित तौर पर पैसे प्राप्त किए। कपूर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की एक टीम ने परिसर में छापा मारा और कोटक को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी की एक टीम ने 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी सिंघल को उसी दिन दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। कपूर के वकील गगनदीप के अनुसार दोनों को चंडीगढ़ में एक विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें उन्होंने 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब्बास अंसारी की विधायकी पे भड़की कांग्रेस। अब्बास अंसारी की विधायकी पर भड़की कांग्रेस। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दोहरा झटका लगा है। एक और जहां कोर्ट ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी को सजा होने के कारण उनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद मऊ सदर की सीट रिक्त हो गई है। अब आगामी 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं अब्बास अंसारी को सजा सुनाए जाने और विधायकी जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जिस तरह से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया और साजिश करके सजा दी गई है, इससे बिल्कुल साफ है कि सुहेल देव समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से मिले हुए हैं। उनकी पार्टी में ना दलितों का हक सुरक्षित है, ना ही पिछड़ों का हक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यकों का ही हक सुरक्षित है। अंशु अवस्थी ने ओपी राजभर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी की गोद में बैठकर लोकतंत्र का गला घुटवा रहे हैं और देख रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सुभाष सपा दोनों को जनता सबक सिखाएगी। आगामी उपचुनावों में मऊ सदर सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा।
साथ ही अंशु अवस्थी ने कहा कि ओपी राजभर ने सत्ता के नशे में अपनी आंखें बंद कर ली है। उपचुनाव में बंद आंखें खोलने का काम जनता करेगी। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।